निर्मला देवी अपनी 3 बहुओं से बेहद परेशान थी। हो भी क्यों ना, आखिर तीनों ही जुबान चलाने में तेज जो थी और ऊपर से तीनों के पार्लर के शौक के चलते तीनों ने मिलकर एक ही पार्लर खोला हुआ था, जिसमें आए दिन झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह की चाय निर्मला को देने के बाद उसकी तीनों बहुएं रीना, आरती और वंदना उसके पास आकर कहती हैं, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, अब मैं जा रही हूँ अपने पार्लर। अपने पार्लर से तुम्हारा क्या मतलब है? वो पार्लर तुम अकेली का नहीं है, मेरा भी है। मुझे भूल गई, मैं भी उसी पार्लर की मालकिन हूँ, समझी? और तुम ये क्या जता रही हो कि नाश्ता तुमने अकेले बनाया है? मैंने भी बनाया है, तो तुम माँ जी के सामने नहीं ढोंग मत रचाओ कि तुम पहले घर का काम भी करती हो और फिर बाहर का भी करती हो। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो करती हूँ। हो गया तुम तीनों का, अपने काम मत गिनवाओ, यहाँ से जाओ और निकलो अपने अखाड़े के लिए। माँ जी वो अखाड़ा नहीं पार्लर है, जिस हिसाब से तुम वहाँ लड़ती हो ना, उसे कोई पार्लर नहीं अखाड़ा ही बोलेगा। अब मेरा सर मत खाओ और निकल लो। तीनों बहुएं अपने पार्लर के लिए निकल जाती हैं, जिसका नाम था 3 बहुएं पार्लर वाली। जैसे ही वो तीनों पार्लर ओपन करके उसके अंदर साफ सफाई करती है, कुछ देर में उस पार्लर में नितिका नाम की लड़की आती है, जो अंदर आकर बोलती है, सुनिए मुझे आईब्रो बनवानी है और बालों की थोड़ी ट्रिमिंग भी करवानी है। जरूर आइए, अंदर बैठिए। आरती इनकी आईब्रो बना दो और रीना दीदी इनकी ट्रिमिंग कर देना। क्यों, तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई है? नहीं ना, तो तुम ऑर्डर कैसे दे रही हो? खुद क्यों नहीं करती? मालकिन नहीं हो अकेली यहाँ की, समझ गई जो हुक्म चला रही हो। सही कहा दीदी ने, तुमको खुद करना चाहिए काम, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कस्टमर के सामने यही दिखाना होता है कि तुम इस पार्लर की मालकिन हो और हम तुम्हारे नौकर। कितने से काम के लिए आप दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। अरे शर्म करो, आपके चक्कर में तो पार्लर ही बंद हो जाएगा। क्या बोला तुमने? हमारे चक्कर में? तीनों आपस में लड़ने लगती है। ये देखकर बेचारी लड़की जो अपनी आईब्रो करवाने आई थी, वो उनके झगड़े से डर कर वापस चली जाती है। ये देखकर तीनों और लड़ती हैं कि पार्लर से कस्टमर वापस जा रहे हैं। शाम तक यूं ही चलता रहता है। उन तीनों के झगड़े के कारण पूरा दिन कोई कस्टमर पार्लर में नहीं आता और तीनों दिन खत्म होने पर शाम को जब घर आती है तो निर्मला उनसे कहती है, आ गई तुम? चलो अच्छा है, वो मुझे कुछ पैसे दो, बाजार से सब्जियाँ लानी है। माँ जी पैसे? वो तो हमारे पास नहीं है। वो क्यों? आज तो तुम और दिनों से थोड़ा और लेट आई हो पार्लर से। मुझे तो लगा आज कस्टमर की लाइन लगी होगी, लेकिन यहाँ कह रही हो पैसे ही नहीं है। वो क्या है ना माँ जी, आज एक भी कस्टमर नहीं आया पार्लर में, इसलिए हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। वाह वाह बहू, अब तो तू झूठ भी बोलने लगी है। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि पैसे क्यों नहीं है आज तुम्हारे पास। पूरा दिन तो पार्लर खोलकर लड़ने में बिजी थी। बेचारे लोग तुम लड़ती हुई चुड़ैलों के पास अपना मुंह लेकर मेकअप करवाने आएंगे क्या? माँ जी ये दोनों ही लड़ पड़ी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। चुप करो, बैठो घर में। और दिन तो बर्बाद किया ही है, जाकर रात का खाना बनाओ। और अब अगर वहाँ लड़ी ना तो तुम तीनों आज घर से बाहर ही नजर आओगी। इतना बोलकर निर्मला बाजार सब्जियां लेने निकल जाती है। रात होती है, तीनों बहुएं किसी तरह बिना लड़े खाना बनाती हैं और पूरा परिवार रात के समय खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही अगले दिन की शुरुआत होती है। रोज की तरह तीनों बहुएं वापस से पार्लर जाने के लिए निकलने लगती है। तभी निर्मला उनको रोकते हुए कहती है, सुनो त्रिमूर्तियों, अगर आज तुम बिना पैसों के घर आई तो सोच लेना कल तुम्हारे पार्लर में मैं खुद ताला लगवाऊंगी, समझ गई? नहीं नहीं माँ जी, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों काम करे ना करे, मैं तो जरूर करूँगी। इतना बोलकर रीना निकल लेती है और उसके पीछे आरती, वंदना भी मुंह सड़ाते हुए निकल जाती है। कुछ ही देर में पार्लर पहुंचकर तीनों मन में ठान
तीनों अलग अलग ब्लीच मिक्स करके लड़ने लगती हैं कि मैं लगाऊंगी, जिसके कारण तीनों की ब्लीच का बाउल आयशा के चेहरे पर गिर जाता है और ध्यान न देने पर उसके चेहरे पर जलन होने लगती है। ये देखकर रीना जल्दी से उसके चेहरे पर गिरी ब्लीच को साफ करती है और आयशा अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उसके चेहरे पर ब्लीच गिरी जगह काली हो गई होती है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, आप लोग पागल हैं? साहिल गवार कहीं के, ये क्या पार्लर खोल के बैठे हो? अरे मेरे चेहरे के ये दाग, ओफो, पता है इसके लिए मैं आप लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। यूं चुटकियों में आपका पार्लर बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप चाहे तो हमारे पार्लर से कोई भी क्रीम मेकअप फ्री में करवा लो, फ्री कर लो सब कुछ। प्लीज हमारी कंप्लेंट मत करो, ठीक है? तो आपसे मैं जब भी आऊंगी मेकअप फ्री होना चाहिए, वो भी बढ़िया एयर ब्रश मेकअप। जी ठीक है, जैसा आप कहें। इतना बोलकर वो लड़की उसी वक्त पार्लर से चली जाती है, जिसके बाद वंदना बोलती है, इस बात का पता माँ जी को नहीं लगना चाहिए, वरना वो हमारा पार्लर ही बंद करवा देंगी। हाँ सही कहा। शाम होने पर तीनों घर जाती हैं और आज भी उनकी कोई कमाई नहीं हुई होती उस बीच वाले कांड के चलते, जिसके बाद घर पर उन तीनों के लड़के मुंह देखकर निर्मला सब समझ जाती है और उनके हाथ में एक ताला देते हुए कहती है, तुम तीनों ने कर ही ली ना अपनी मनमानी, जितने झगड़े करने थे कर लिए। अब उस पार्लर को इस ताले से बंद कर देना हमेशा के लिए। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए प्लीज, ये पार्लर हमारा सपना है। हम तीनों भले ही देवरानी जेठानी हैं, तीनों के विचार स्वभाव अलग हैं, लेकिन ये पार्लर ही है जिसमें हम तीनों की जान बसती है। हाँ माँ जी, ये पार्लर नहीं होगा तो हम तीनों घर में खाली बैठकर पागल हो जाएंगी। मानते हैं आजकल कमाई नहीं हो रही, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। प्लीज माँ जी, हम तीनों बहुओं का पार्लर बंद मत करो। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। चुपचाप कल जाकर ये पार्लर बंद कर देना हमेशा के लिए और लिख देना कि पार्लर बंद हो गया। निर्मला इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन तीनों दिल पर पत्थर रखकर अपना पार्लर बंद कर देती है और घर में रहकर घर के काम करने के बाद अपने अपने कमरों में उदास बैठ जाती है। अब तो तीनों ने आपस में लड़ना भी बंद कर दिया था। ये देखकर रीना का पति आनंद अपनी माँ से कहता है, माँ, जब से आपने पार्लर बंद करवाया है ये तीनों तो हंसना खेलना और लड़ना भी भूल गई हैं। आखिर इनको इतनी बड़ी सजा मत दो। बेटा अपनी माँ पर भरोसा रख, अगर मैंने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। निर्मला भी अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने ये क्यों किया था, उसके पीछे भी उसका मकसद था। दिन गुजरते हैं। लगभग 1 महीने बाद निर्मला अपनी बहुओं को बुलाकर एक चाबी देते हुए कहती है, बहुओं, ये चाबी तुम्हारे नए पार्लर की है, जो हमारे घर से थोड़ी दूर एक अच्छे से मॉल में ओपन किया है। क्या? पर कब? माँ जी, और ऐसे कैसे? और आपने पार्लर बंद करने के लिए कहा था, फिर आप ही क्यों? हाँ माँ जी, बताओ ना। तुम्हारे पार्लर में एक लड़की आई थी जिसके चेहरे पर ब्लीच गिरी थी। उसने तुमसे हमेशा फ्री मेकअप की शर्त रखी थी। हाँ माँ जी, याद है। उस लड़की को अच्छे से पता था कि तुम बहुत लड़ती हो और उसने जानबूझकर तुमसे ऐसा काम करने को कहा कि तुम उसमें लड़ाई करके गलती करो और उसे फ्री में हमेशा मेकअप करवाने का मौका मिल जाए। उस दिन मैं पार्लर आई थी तो उस लड़की ने बाहर निकलकर कॉल पर ये सब बातें अपने दोस्त को बताई थी। मैंने उसकी वीडियो तो बना ली थी, लेकिन चाहती थी कि कुछ समय पार्लर बंद रहे ताकि तुम्हें पता लगे कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी कैसी है। पार्लर तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है तो उसे मिलकर प्यार से चलाओ, वरना ऐसे बहुत लोग आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। आपने सही कहा माँ जी, हमें माफ कर दो। अब से हम तीनों बहुएं उस पार्लर को एक साथ मिलकर चलाएंगी बिना किसी झगड़े के। हाँ माँ जी, और आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू माँ जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये 3 बहुएं पार्लर वाली कहानी? आपके आसपास भी ऐसी बहुएं हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। गीता अपनी फ्रेंड जैस्मिन की शादी में आई होती है, जहाँ पर उसे जैस्मिन की शादी का जोड़ा और उसका चूड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और स्टेज पर वो उसके साथ पिक्स क्लिक करवाने के बाद उसके कान में धीरे से बोलती है, यार जैस्मिन, तू आज कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा एक बात कहूँ? हाँ बोल ना। यार मुझे ना तेरा ये शादी का चूड़ा बहुत अच्छा
अच्छा लग रहा है। कहाँ से लाई है तू? मुझे भी पहनना है तेरे जैसा चूड़ा। पागल, ये शादी का होता है। शादी के दिन और शादी के बाद ही पहनते हैं इसे। चल तू अपनी शादी एंजॉय कर, मैं जरा पेट पूजा कर आती हूँ। इतना कहकर वो फूड सेक्शन में खाना खाती है और कुछ देर तक शादी में रुकने के बाद वापस अपने घर लौट जाती है। और 3 दिन के बाद वो अपनी फ्रेंड की शादी की पिक्चर्स को स्टेटस पर देखती है और उसने चूड़े के साथ बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्स जो लगाई होती है, ये देखकर वो खुद से कहती है, यार कितना सुंदर चूड़ा है, मेरा भी मन कर रहा है अब तो पहनने का। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। गीता चांदनी चौक जाती है जहां वो अलग अलग तरीके के नए नए डिजाइन्स के चूड़े देखती है जो कि उसे बेहद पसंद आते हैं और वो वहां से 2-3 तरीके के अलग अलग चूड़े लेकर अपने घर आ जाती है और फिर मिरर के आगे खड़ी होकर चूड़ा पहनकर पोज मारती है और चूड़े खनकाकर कहती है, वाओ कितना सुंदर लग रहा है गीतू ये चूड़ा तुझ पर। हाय कब होगी मेरी शादी, कब पहनूंगी मैं ऐसे चूड़ा। हाय मुझसे शादी तक का वेट नहीं होता। एक काम करती हूँ, जल्दी से इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डाल देती हूँ, फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो उन चूड़े को पहनकर पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद लोग उसे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो लाल रंग का चूड़ा पहनकर गलती से अपनी मम्मी सविता के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे गीता ये क्या है, तूने शादी का चूड़ा अभी से क्यों डाल रखा है? कहीं तूने भागकर किसी को बिना बताए शादी तो नहीं कर ली ना? सच सच बता दे मुझे। अरे मम्मी थामा रुको, लेट मी एक्सप्लेन यार। वो तो मुझे चूड़ा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं 2-4 चूड़े अपने लिए मार्केट से खरीद कर ले आई। ये देखो। हाँ अच्छे तो बहुत है, पर ये बता कि तूने पहने किस खुशी में है ये? अरे मम्मी वो तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए घर पे पहन लिया था, एक आपके लिए भी लेकर आई हूँ मैं। अच्छा तो फिर जल्दी से दिखाना मुझे। इतना कहकर गीता अपनी मम्मी को दूसरा चूड़ा ला कर देती है जो कि सविता को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। समय गुजरता जाता है। सविता के पास उसकी बेटी के लिए एक परितोष नाम के बहुत ही ज्यादा सुंदर और मेहनती लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद वो उस लड़के को उसकी मम्मी मंजू और पापा रमेश को अपने घर बुला लेती है। तो वहीं गीता हाथों में चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को दे देती है। मंजू को अपने लड़के के लिए गीता बहुत पसंद आ जाती है। दोनों घर वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। तभी दोनों पेरेंट्स की मर्जी से वो दोनों लड़का लड़की आपस में बात करने के लिए छत पर चले जाते हैं। गीता, मैंने आपको शायद पहले कभी कहीं देखा है। अरे आपने मुझे कैसे देख लिया? मैं तो खुद आपको पहली बार देख रही हूँ। नहीं, मैंने आपको देखा है। हाँ याद आ गया, आप तो वही है ना जिसने इंस्टाग्राम पर अपने चूड़े के साथ फोटो और वीडियो बनाई है। जी ये तो मैं ही हूँ। ओह अच्छा, तो यहाँ देखा है आपने मुझे। हाँ, इसका मतलब आप पहले से शादीशुदा हैं। तो फिर मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं आप? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? ओफो परितोष, मुझे चूड़ा पहनना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने शादी से पहले कुछ चूड़े खरीद कर उनकी पिक्स क्लिक कर ली और अपनी एक वीडियो बना ली। बट डज नॉट मीन कि मैं मैरिड हूँ। आई नो कि मैरिड लड़कियाँ ही चूड़ा पहनती है और अब तो मैं ऑफिशियली आपके नाम का चूड़ा पहनूंगी। आपको मैं पसंद तो हूँ ना? हाँ गीता जी, मैं आपको उसी दिन से बहुत पसंद करता हूँ। ओहो, तो ये बात है। पंडित जी अगले हफ्ते ही दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त निकाल देते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसमें गीता अपने चूड़े के साथ शादी में ढेर सारी पिक्चर्स को क्लिक करवाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल में जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ हाथों में चूड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। और तभी उसकी सास उसे बुलाते हुए बोलती है, अरे बहू, तेरी आज पहली रसोई है, तो क्या बनाया है तूने? वो मम्मी जी, आज मैंने जलेबी बनाई है।
हे भगवान, अरे ये क्या पहना है बहू तूने? शादी के अगले ही दिन कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या ससुराल में? अरे लाज शर्म भूल कर आई है क्या? छी छी छी, अरे राम राम, तेरा सारा बदन दिख रहा है। अरे ये क्या कटी फटी जींसें पहन ली है तूने? नास बेटी, आज से ही तूने सुनने के सारे कर्म कर दिए। माँ जी, इसमें क्या दिक्कत है? साड़ी की जगह वेस्टर्न ड्रेस ही तो पहना है। बाकी तो सुहागन होने की सारी चीजें पहनी है ना। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, पैरों में पायल, सब है ना माँ जी? हाँ हाँ, बस तेरे कपड़े छोड़कर बाकी सब कुछ है। ओफो माँ जी, मैं आजकल की मॉडर्न बहू हूँ। देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। अरे बेशरम बेहया, तेरे ससुर जी ने अगर तुझे ऐसी हालत में देखा तो क्या होगा? जाकर साड़ी पहन कर आ जल्दी से। माँ जी प्लीज पहनने दीजिए ना। जाती है कि पहले ही दिन तुझे ससुराल से बाहर कर दूं? जी माँ जी, जाती हूँ। इसके बाद वो एक सुंदर सी साड़ी पहनकर उसके साथ का मैचिंग चूड़ा और सच धज के पूरे 16 श्रृंगार करके नीचे आती है, जिसे देखकर परितोष और उसकी माँ मंजू का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। तभी मंजू उससे बोलती है, अरे वाह मेरी सोनी बहू, अब देख खुद को कि तू कितनी सुंदर और संस्कारी लग रही है। बिल्कुल लग रही है ना कि नई बहू को जैसा होना चाहिए ससुराल में वैसा ही दिख रही है तू। थैंक यू माँ जी। अरे दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा खुश रहो सदा सुहागन रहो। और ये ले, मेरे पास कुछ है तेरे लिए। क्या माँ जी, जल्दी बताइए। गीता जैसे ही उस गिफ्ट को खोलकर देखती है, उसमें एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा चूड़ा होता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुशी से उछल पड़ती है और बोलती है, माँ जी आप ये मेरे लिए लेकर आई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ है और अब से मैं हमेशा साड़ी ही पहनूंगी। जीन्स को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी गलती तो मेरी भी है। तुम तो आज के बच्चे हो, इसलिए तुमने वही किया जो तुम पहले से करते आ रहे हो। और ससुराल में तेरा पहला दिन था और पहले ही दिन मैंने तुझे डांट दिया, इसीलिए मुझे माफ कर दे मेरी बहू। कोई नहीं माँ जी, आपने जो भी कहा था सही कहा था और आपका तो हक बनता है कि अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप मुझे डांट फटकार कर समझा देना, झिझकना मत। हाँ बहू। अरे यार, कोई मुझे जलेबी खिलाओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत लगी है। हाँ हाँ, आइए ना परितोष जी। माँ जी आप भी चलिए। इस तरह सभी मिलकर गीता के हाथ की पहली रसोई का खाना खाते हैं और उसके ससुर उसे शगुन में पैसे भी दे देते हैं। वक्त बीतता जाता है, दोनों अपने हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और वहाँ जाकर गीता अपने मनपसंद कपड़े पहनती है और साथ ही मैचिंग चूड़ा और जीन्स भी पहनती है और दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारे रोमांटिक पलों को एंजॉय करते हैं। साथ ही वो हनीमून से वापस अपने ससुराल जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है और सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये चूड़े वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे चूड़ा पहनने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। ज्योतिका की मुलाकात वीरेन से इंस्टाग्राम के जरिए होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। कुछ ही समय के बाद दोनों अपने अपने घर वालों को शादी की बातचीत करने के लिए एक होटल में मिलवाने ले जाते हैं। दोनों के घर वालों को ज्योतिका और वीरेन एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं। तभी वीरेन की माँ अंजना ज्योतिका की माँ शिल्पा से बोलती है, शादी तो बड़े धूमधाम से होगी इनकी। आखिर मेरा इकलौता बेटा जो है वीरेन। जी जी, हमारी भी एक ही बेटी है। शहर का सबसे बढ़िया बैंकेट हॉल बुक करेंगे हम तो। पर आप तो जानती ही हैं कि 10 बजे के बाद नाच गाना नहीं हो सकता। शहर के डीएम का ऑर्डर है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। कुछ ही दिनों में उनके घर वाले उनकी सगाई करवा देते हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। शादी वाले दिन भी आलीशान तरीके से मैरिज हॉल को सजाया जाता है। सभी मेहमान और दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश होते हैं
कि अचानक उनकी शादी में वहाँ के शहर का डीएम पुलिस वालों के साथ आकर उन दोनों की शादी को रुकवा देता है और वहाँ के पुजारी को थप्पड़ मारते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। तभी डीएम से वीरेन की माँ अंजना बोलती है, आप शादी कैसे रुकवा सकते हैं? हमारे पास परमिशन लेटर है। 10 बजे के बाद कोई परमिशन लेटर काम नहीं करेगा। आपको नहीं पता 10 बजे के बाद शहर में गाना बजाना मना है? अरे अब ये भी कोई बात हुई? शादी में नाच गाना भी ना हो, हम क्या किसी की मैयत में आए हैं? ज्यादा बोलिए मत और अभी के अभी ये हॉल खाली कर दीजिए, वरना तुम सबको जेल में डाल दूंगा। आपको जो करना है कर लो, शादी है तो गाना बजाना तो होगा ही होगा। ज्योतिका और वीरेन को और बाकी सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। साथ ही डीएम की बदसलूकी का वीडियो जो कि शिल्पा ने छुपकर रिकॉर्ड किया होता है, वो उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। धीरे धीरे वो वीडियो हर सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो जाता है और डीएम को ऐसे बदसलूकी के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन से रिहा करवा दिया जाता है। जिसके बाद अगली सुबह ज्योतिका वीरेन को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो वीरेन, यार जो भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। सच में हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट खराब हो गया। खैर सब ठीक तो है ना? खाना खाया सबने? क्या खाना अच्छा लगेगा यार, शादी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। सब स्पॉइल्ड हो गया यार। देखो अब गुस्सा मत करो, जो होना था वो हो गया ना। और कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में ही मिल जाता है, तो उस डीएम को भी मिल गया। अब तुम प्लीज अपना और सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। समझ गया, ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही महीनों के बाद दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज करके शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ज्योतिका अपने ससुराल आती है और एक अच्छी बहू की तरह ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। तो वहीं सुहागरात की रात पर वीरेन ज्योतिका के लिए एक बड़े ही रोमांटिक तरीके से पूरे कमरे को डेकोरेट करता है। तो वहीं ज्योतिका भी एक बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। ऐसे में ज्योतिका को देखकर वीरेन उससे कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा जी, क्यों दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्या? हाँ नहीं हो रही थी, तभी तो तुम्हें कोर्ट मैरिज करके ले आया। हाँ मैं तो बड़े आराम से थी, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा जी, बताऊं तुम्हें अभी? क्या बताओगे? लव यू सो मच यार, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, देख लेना 4-5 महीने के लिए ना अपने मायके चली जाऊंगी अब मैं। इतना लंबा क्यों? माँ से ही तो मिलना है, सुबह जाना शाम को लौट कर आ जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। मैं पक्का कह देती हूँ, जाऊंगी ना तो आऊंगी मैं जल्दी से वापस। अच्छा, इतनी जल्दी है क्या तुम्हें मुझसे दूर जाने की? मेरा बाबू गुस्सा हो गया। अरे मैं कहीं नहीं जा रही। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योतिका अपने मायके जाती है, जहां उसकी मां शिल्पा को सीढ़ियों से गिरने की वजह से पैर में फ्रैक्चर आ जाता है और डॉक्टर उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं, जिसके कारण ज्योतिका को अपनी मां की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुकना पड़ता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शिल्पा के पैर में आराम नहीं आता। तो वहीं वीरेन का अपनी और अपनी बीवी की इन दूरियों से बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो ज्योतिका को फोन करता है और उससे कहता है, मिल गई ना तुम्हारे दिल को ठंडा कब? यही तो चाहती थी तुम। पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम ही बताओ क्या करूं? माँ को ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? अरे जाओ ना यार तुम, मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था शादी को लेकर। शादी करूंगा, हनीमून मनाऊंगा, लेकिन तुमने तो सारे किए पर पानी फेर दिया। अब गुस्सा थूक भी दो यार, जो हो गया सो हो गया, उसे मैं कैसे बदल सकती हूँ? दिमाग तो खराब करो मत मेरा तुम अब, नहीं तो फोन में से घुस के ना थप्पड़ मारूंगा तुम्हें अब। इसमें मेरी क्या गलती है? हर बात का बिल तुम मेरे नाम पर क्यों फाड़ रहे हो? अरे जो कुछ भी हुआ है मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी किया है। मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आऊंगी और ये सब हो जाएगा। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इसी तरह ज्योतिका
अपने मायके में वीरेन को याद करती रहती है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज अपने घर में सभी को देती है और वीरेन को भी फोन करके उसे बताते हुए बोलती है, हेलो वीरेन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच यार। बस अफसोस इस बात का कि तुम मेरे पास क्यों नहीं हो। अरे कोई बात नहीं, बेबी यहाँ हो या वहाँ है तो हमारा ही ना। ज्योतिका, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपना और बच्चे का प्रॉपरली ध्यान रखोगी। मैं इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहता। हाँ बाबा, मैं कोई लापरवाही नहीं करूँगी। टाइम पे खाऊंगी, टाइम पे सोऊंगी, टाइम पे आराम करूँगी और अपना बहुत ध्यान रखूंगी। वैसे एक बात बताओ, हमारा बेबी बॉय होएगा या बेबी गर्ल? भगवान जो भी दे, मुझे तो सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। हाँ, बच्चे तो सब अच्छे ही होते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और ज्योतिका टाइम टू टाइम अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने लगती है। और फिर एक दिन ज्योतिका की सास अंजना उसे फोन करके बोलती है, बहू, मैं वीरेन को भेजूंगी कल तुझे लाने के लिए। हमारा रिवाज है, बहू का पहला बच्चा ससुराल में ही होता है। पर माँ जी, इस हालत में ऐसे आना जाना ठीक है क्या? दोनों सास बहू इस बात को लेकर बहस करने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन वीरेन ज्योतिका को लेने के लिए उसके मायके आ जाता है। ज्योतिका किसी तरह मान जाती है अपने ससुराल जाने के लिए और वापस लौटते वक्त वो दोनों बाइक से जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ज्योतिका बाइक पर ठीक से बैठ नहीं पाती, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ता है और वो बाइक से नीचे गिर जाती है, साथ ही बेहोश भी हो जाती है। वीरेन किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ अंजना आती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। काश कि मैंने अपनी बहू की बात मान ली होती। अगर उसकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान के आगे भला किसी की चलती है क्या? आप प्लीज रोना बंद कर दो। थोड़ी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वीरेन से बोलते हैं, वीरेन जी, हमें आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और कुछ पैसे जमा करवा दीजिए काउंटर पर। हाँ, चलिए डॉक्टर। वीरेन डॉक्टर के कहे अनुसार सब कुछ कर देता है। थोड़े ही समय में डॉक्टर ज्योतिका का ऑपरेशन करने लगते हैं, जिसके बाद ज्योतिका एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। तो वहीं वीरेन और जीविका जब उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस सब के बाद वो तीनों मिलकर बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं